इतिहास के पन्नों से आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानकारी दक्षिण भारत के स्वर्णिम काल की है। जी हां, आज हम इतिहास से चोल राजवंश की आंख खोल देने वाली जानकारी लेकर आए हैं। इस एपिसोड में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाला है जिसको आप शायद ही पहले कभी सुना हो। एक सामंत शक्तिशाली राजवंश का संस्थापक बन गया। शासन प्रबंधन की अद्भुत कौशल, जानकारी ऐसी जो हैरान कर देगी। चोल राजवंश का यह स्वर्णिम कालखंड 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के लंबे कालखंड का नायाब गौरव है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु के शासन, सभ्यता और संस्कृति की गौरवशाली गाथा है। वेस्टर्न कल्चर पर इतराने वालों को चोल राजवंश का गौरवमयी इतिहास एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने केकेएन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। इतिहास और अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चोल शासन का शासन व्यवस्था उत्कृष्ट और बहुत ही व्यवस्थित हुआ करता था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा कहलाता था। वह अपने मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों की सलाह से शासन करता था। शासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को अनेक मंडलों में बांटकर व्यवस्था बनाई जाती थी। इस व्यवस्था को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। शासकीय परंपरा में नाडु यानी जिला, कुर्रम यानी ग्राम समूह या ग्रामम भी कहलाता था। राजवंश के शासन को हिकारत भरी नजरों से देखने वाले को यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चोल राजकाल में शासन की नीतियां जनसभाओं के द्वारा तय की जाती थी। जनसभाओं को ऊर कहा जाता था। ऊर के सदस्य उसी गांव के निवासी होते थे। प्रत्येक ऊर का अपना एक कार्यकारिणी परिषद होता था। इसको आंडूगनम कहा जाता था। आंडूगनम का सदस्य बनने के लिए ग्राम समूह में चुनाव होता था। ग्राम सभा में 5 उप समितियां भी होती थी। इन उप समितियों में नीति निर्धारित किया जाता था। इसी उप समिति के सदस्य अवैतनिक काम करते थे, यानी इसमें से कोई भी राजकोष से वेतन या अन्य आर्थिक लाभ नहीं लेता था। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता था। 1 वर्ष के बाद दोबारा से चुनाव जीतना अनिवार्य था। यह बात दीगर है कि ऊर को अपने क्षेत्र में शासन की स्वायत्तता प्राप्त था और उनके अधिकार क्षेत्र में अमूमन राजा भी हस्तक्षेप नहीं करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोल शासन काल में भारतीय साहित्य अपने उत्कृष्ट अवस्था को अंगीकार कर चुका था। उन दिनों चोल वंश के शक्तिशाली विजेताओं की विजय गाथा अनेक ग्रंथ लिखे गए। इसमें कलिंग तुपुर्णी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार जीवक चिंतामणि को तमिल महाकाव्यों में अनंततम माना जाता है। उस दौर के सबसे बड़े कवियों में कम्बन ऋषि का नाम सबसे ऊपर है। दक्षिण भारत में कम्बन ऋषि को आज भी आदर के साथ देखा जाता है। कहते हैं कि कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में कम्बन ने तमिल रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि के बाद कम्बन द्वारा रचित रामायण को भारत में आज भी सबसे अधिक प्रमाणित काव्य माना गया है। चोल वंश के कालखंड में व्याकरण, काव्यशास्त्र और छंद विषयों पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। कहते हैं कि चोल राजवंश का कालखंड कृषि प्रधान कालखंड के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में चोल राजाओं ने सिंचाई के लिए अनेक कुआं और तालाब खुदवाए थे। चोल राजा अपनी दूरदर्शी नीतियों के तहत नदियों पर बांध बनाकर जल प्रबंधन के जरिए पटवन का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े जलाशय का भी निर्माण कराया जाता था ताकि जल का संरक्षण करके इसका उपयोग किया जा सके। राजा करिकाल चोल ने सबसे पहले कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड और चोलपुरम के समीप जलाशय का निर्माण कराया था। कहते हैं कि चोल राजाओं ने 16 मील लंबा बांध बनाकर उस जमाने में
दो नदियों को जोड़कर सिंचाई की उत्कृष्ट व्यवस्था कर दी थी। उस दौर में नहर का निर्माण करना प्राचीन भारत में मौजूद वैज्ञानिक जानकारी का सबसे ज्वलंत मिसाल है। अब आप सोचिए, प्राचीन भारत की व्यवस्था कितना समृद्ध और कितना वैज्ञानिक अवस्था में था, कितना वैज्ञानिक व्यवस्था था कि आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चोल राजाओं के कार्य अभी और भी हैं, आगे इस पर बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 9वीं शताब्दी से चोल राजवंश की स्थापना हुई थी और यह 13वीं शताब्दी तक चला। इस अवधि में चोल राजाओं का प्रभुत्व कायम रहा। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अनेक निकटवर्ती इलाके में चोल राजवंश का शासन हुआ करता था। इतिहासकार कात्स्यायन ने चोल शासकों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेख में भी चोल राजाओं की चर्चा है। चोल राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। वह खुद को हिंदू कहते थे। चोल राजाओं ने सबसे पहले तंजावुर में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बाद में यह पूरा इलाका चोल राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनता चला गया। इतिहास में विजयाल चोल को चोल राजवंश का संस्थापक बताया गया है, जबकि चोल राजवंश के अंतिम शासक के रूप में राजा वीर राजेंद्र चोल का जिक्र मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि चोल राजाओं की कोई एक राजधानी नहीं होती थी, बल्कि इनके कई राजधानियां होती थी। हालांकि इसमें सबसे प्रसिद्ध राजधानी तंजावुर की राजधानी ही माना जाता है। तंजावुर यानी आज का तंजौर। कहते हैं कि राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम तक तंजावुर शासन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। चोल काल के दौरान यह इलाका तमिल संस्कृति और तमिल कला की प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चोल राजाओं ने तंजावुर और उसके आसपास कई शानदार मंदिर और महल का भी निर्माण कराया है। इसमें बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित कर लिया है। कहते हैं कावेरी नदी पर उन दिनों एक बंदरगाह का निर्माण किया गया था। यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। चोल राजवंश के पतन के बाद भी लंबे समय तक तंजावुर सांस्कृतिक और राजनीतिक का केंद्र बना रहा। यह इलाका आज भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। चोल शासक वास्तुकला पर बहुत जोर देते थे। चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिरों में वास्तुकला का नमूना आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। चोल शासन के द्वारा बनाए गए अधिकांश मंदिर का शिखर स्तंभ बहुत ही छोटा होता है, जबकि मंदिर का प्रांगण, जिसको गोपुरम कहा जाता है, वह बहुत बड़ा और अलंकरण युक्त होता है। कुछ लोग चोल युग को कांस्य कलाकृति का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। चोल काल में कांस्य पर नक्काशी के कई अप्रतिम नायाब आपको देखने को मिल सकता है। इसमें नटराज की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त कांस्य से बने ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी और भूदेवी की मूर्ति नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चोल शासन कृषि प्रधान व्यवस्था पर आधारित था। लिहाजा उस दौर में पशुपालन और पशुओं का व्यवसाय भी समुन्नत हुआ करता था। इसके अतिरिक्त चोल शासन के दौरान स्वर्णकार, धातुकार और जुलाहों की कला उन्नत अवस्था में हुआ करती थी। कहते हैं कि व्यापारियों को कई श्रेणियों में बांटकर उनका मजबूत संगठन बनाया गया था। इसमें नानादेश, तिसैया यरितु और एज्जुरुबरम नाम का संगठन व्यापारियों की सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चोल राजा खुद को हिंदू बताते थे, शिव के उपासक हुआ करते थे, पर वो कट्टर नहीं थे। इन्हीं कारणों से चोल शासन के दौरान दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का भी खूब विकास हुआ। बौद्ध विहार के निर्माण हेतु चोल शासक जमीन, धन दान किया करते थे। जो इतिहास के छात्र हैं उनको मालूम होगा कि यूपीएससी की परीक्षा में चोल साम्राज्य पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए मेरा यह प्रयास छात्रों के ज्ञानवर्धन का काम कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में अक्सर चोल राजवंश से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कहते हैं कि चोल राजा युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। अपने इसी पराक्रम की वजह से भारत के दक्षिण में स्थित तमिल क्षेत्र से निकलकर चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। भारत के बड़े भूभाग पर अधिपत्य स्थापित तो किया ही,
आपको जानकर हैरानी होगी कि चोल राजाओं ने लंबे समय तक श्रीलंका पर भी शासन किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भूभाग पर चोल राजाओं का शासन रहा। चोल राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था की तरह उन्नत मानी जाती है। अधिकारियों की नियुक्ति उनके पदानुक्रम के हिसाब से योग्यता पर आधारित होता था। राजस्व संग्रह की व्यवस्थित प्रणाली हुआ करती थी। चोल राजाओं ने कानून और न्यायिक प्रणालियों में भी कई बड़े सुधार किए थे। दक्षिण भारत के प्रशासन पर लंबे समय तक इसका प्रभाव भी रहा, ऐसा माना जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चोल राजवंश की व्यवस्था भारत के उत्कृष्ट शासन व्यवस्था का एक नायाब नमूना है। चोल राजवंश से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने स्वर्णिम कालखंड का आप स्वयं अध्ययन करें और गुमराह करने वाली ताकतों से बचें। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में एक नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलते हैं बुधवार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।